केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि द डायग्राम शोज ए कंपाउंड यूज्ड एज फ्लेम रिटार्डेंट, व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। तो वेरी सिंपल आसान क्वेश्चन है, जितने कार्बन है वो गिन लो, साथ में ब्रोमीन एटम है वो गिन लो और हाइड्रोजन। सो यू विल कम टू द आंसर choice B. For the question 1, choice B is correct. Question second. Many reactions take place in the engine and catalytic converter of a car. Which pair of substance is produced both by reaction in car engine and in catalytic converter? तो catalytic converter में कौन सी चीज और इंजन में दोनों जगह पैदा होती है सेम? तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दैट इज चॉइस बी। कैटालाइटिक कन्वर्टर में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, वो ऑक्सीजन के साथ, ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ जल के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। जबकि गाड़ी के इंजन में भी हाइड्रोकार्बन जो होगा उसमें पेट्रोल डीजल वगैरह, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के देते हैं। तो इंजन और कन्वर्टर में ये चॉइस दोनों में सेम है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ असेंबली ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में पहले वेपोराइजेशन चेंबर, फिर आयोनाइजेशन चेंबर, फिर उसके बाद मैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन, मैग्नेट, फिर डिटेक्टर, फिर रिकॉर्डर। सो चॉइस सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, द क्वालिटीज ऑफ ए गुड डैश आर इट मस्ट बी स्पेसिफिक टू किल स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म and is easily biodegradable into harmless substances। तो देखें किल ऑर्गेनिज्म, तो नीचे चॉइसेस में देखें कि कौन सी चीज जो है वो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। सो दैट इज पेस्टिसाइड। तो चॉइस डी, पेस्टिसाइड की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्वेश्चन 5, polymerization of unsaturated monomers produce addition polymer. Which addition polymer has the monomer CH2 double bond CH2 in it? तो ये मोनोमर है उसमें, तो ये इथीन है, और इथीन की जब पोलीमराइजेशन होती है तो पोली इथीन पॉलीमर बनेगा। सो यू आर गेटिंग चॉइस बी, पोली इथीन। क्वेश्चन 6, nylon is considered polymer produced by the condensation of dicarboxylic acid and a diamine। तो नाइलॉन 6 कौन प्रोड्यूस करेगा? नाइलॉन 6,6, ये फर्स्ट नंबर जो है इट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डाइअमीन, और दूसरा नंबर जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड भी 6 कार्बन का होगा और डाइअमीन भी 6 कार्बन का होगा। तो इस तरह आप अगर देखोगे तो यू विल गेट चॉइस बी। क्वेश्चन 7, विच वन इज नॉट पेट्रोकेमिकल। वेरी इजी। तो देख लें कि इसमें कौन सी चीज पेट्रोलियम से हासिल नहीं होती। तो ये नेफ्थालीन है, मिनरल ऑयल्स है, वैक्स है, ये सारे हासिल होते हैं। ओनली टेबल सॉल्ट इज देयर जो हमें पहाड़ों से मिलता है, पेट्रोलियम से नहीं मिलता। सो चॉइस डी। क्वेश्चन 8, the diagram shows the skeletal formula of phenazine. What is the empirical formula of phenazine? Again, जितने कॉर्नर हैं दे आर कार्बन, और उनके वैलेंसी देखते जाएं कि 4 बॉन्ड है तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, है तो हाइड्रोजन मौजूद होगा, 4 बॉन्ड पूरे नहीं है। तो इस तरह से ये सारे जमा करोगे। सो यू विल गेट C6H4N, दैट इज चॉइस ए। तो ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 9 है, carbon monoxide, nitrogen dioxide and sulfur dioxide are all atmospheric pollutant. Which reaction concerning these compound occur in the atmosphere? तो इन सब जो हवा में होंगे तो ये कौन सा रिएक्शन फिर मजीद परफॉर्म करेंगे? तो इसमें अगर आप चॉइस सी में देखोगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय H2O2 HNO3। सो चॉइस सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 10 में डाइक्लोरो
फ्लोरोईथेन फार्मूला दिया है, हैज बीन यूज्ड इन द एरोसोल प्रोपेलेंट एंड एज ए रेफ्रिजरेंट. Which statement helps to explain the dichlorofluoromethanes a chemically inert, यानी कौन सा जो है ये chemically inert प्रोसेस इसको दे प्रॉपर्टी दे जाता है. तो इसमें देखोगे कि कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस. सो द CF बॉन्ड एनर्जी इज लार्ज. तो ये आसानी से नहीं टूटेगा और इस तरह आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा. सो चॉइस सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 11 में the depletion of ozone layer in the upper atmosphere reduced the earth's natural protection from harmful ultraviolet radiation. Which compound would cause the most depletion of the ozone layer? तो पढ़ते आ रहे हैं कि ओजोन लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. तो चॉइसेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज चॉइस ए. Question 12. Which statement about some of the gases present in air is incorrect? अच्छा, incorrect statement देखना है तो choice A है कि dry air contains 78% nitrogen. Yes, it is correct. B में देखें, methane is produced by incomplete combustion of fossil fuels. No, methane incomplete combustion से कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस करेगा. कार्बन जो फॉसिल फ्यूल हैं वो मीथेन प्रोड्यूस नहीं करेंगे. दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, चॉइस बी. क्वेश्चन 13. विच ट्रीटमेंट प्रोसेस इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर, यानी वाटर ट्रीटमेंट में मुख्तलिफ स्टेप से वाटर को गुजारा जाता है. तो उसमें वो प्रोसेस जिससे इसमें जर्म्स किल किए जाते हैं दैट इज क्लोरिनेशन. मैचिंग टू चॉइस सी. 14th. A compound E is known to have either structure of the following as shown below. Which spectroscopic technique can help us? अच्छा, एक जो कंपाउंड देखता हूं एस्टर दिया है और दूसरा कंपाउंड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है. दोनों आइसोमर्स हैं, लेकिन अब इनमें जो ये होगा कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा कौन सा एस्टर होगा, तो हमें वो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक ये बताएगा जो फंक्शनल ग्रुप हमें बताता है. तो फंक्शनल ग्रुप हमें बताता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो चॉइस बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 15. 15th में polyethanol can be used to make plastic bags that dissolved in water. Okay, it may be considered to be made by addition polymerization of this monomer जो दिया है. Which statement represent a length of the polymer chain containing of two monomer residue? तो देखें monomer जो दिया है that is CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ में OL. वाइनिल अल्कोहल भी इसको कह सकते हो. और ये एडिशन पॉलीमर बनाएगा तो कहते हैं कि उसके दो मोनोमर कैसे आपस में कनेक्ट होंगे. सो यहां पे ये कनेक्ट किए CH2 होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 उसके साथ OH, ये हुआ उसका एक मोनोमर. और फिर आगे दूसरे मोनोमर से कनेक्टेड होगा तो CH2 CH2 और ये दूसरा मोनोमर और इसके साथ OH. तो ये आपके पास हो जाएगा इसका मोनोमर. तो ये पॉलीमर यानी जब दो मोनोमर बनेंगे तो देखते हैं कि किस से मैच कर रहा है. सो इट इज मैचिंग टू चॉइस ए. तो चॉइस ए इज करेक्ट. क्वेश्चन 16. क्वेश्चन 16 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर? तो नाइलॉन ऑर्गेनिक है. पॉलीइथेनॉल ये भी ऑर्गेनिक है. PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड ये भी ये है. सिलिका सैंड जिसको कहते हैं, सो सिलिका इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर, दैट इज चॉइस सी. क्वेश्चन 17. क्वेश्चन 17 में कहते हैं कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकरिंग इन अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो इसमें था ये कि सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार, फिर पाई टू पाई स्टार, फिर n टू सिग्मा स्टार, फिर होगा n टू पाई स्टार और आखिर में dd ट्रांजिशन.
तो ये ऑर्डर आप देखोगे तो ये चॉइस सी से मैच कर रहा है, सो चॉइस सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन, वेरी इजी, तो मौजूद है अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर और फिर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर है स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होता है एंड दिस इज चॉइस सी। एरोसोल रेफर्स टू, क्वेश्चन 19, एरोसोल्स रेफर्स टू, तो रिमेंबर एक होता है एमल्शन, लिक्विड और लिक्विड में डिस्पर्स हो जाए दैट इज एमल्शन। एक होता है जेल, जब सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स हो जाए, और यहां पे है एरोसोल। तो एरोसोल अगर लिक्विड या सॉलिड पार्टिकल गैस में डिस्पर्स हो जाए तो वो कहलाता है एरोसोल। सो डिस्पर्शन ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल इन गैसियस मीडिया, दैट इज चॉइस सी। क्वेश्चन 20, photochemical smog is primarily caused by, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसका मेन काज होता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउनिश कलर का होता है, तो इस वजह से जब फोटोकेमिकल स्मॉग एटमॉस्फेयर में बनेगा सो यू विल सी या ऑब्जर्व सम ब्राउन कलरेशन, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, दैट इज चॉइस डी। 21, फोटोकेमिकल स्मोक में पान इज फॉर्म्ड, यानी पान बनता है पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ये जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हाइड्रोकार्बन एसिटाइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनता है, तो कहते हैं कि ये क्या होता है, सो द एक्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऑन हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो चॉइस ए, यानी पान किससे बनता है, पान हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इससे ये पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट बन जाते हैं, दे आर एब्रिविएटेड एज पान, रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मोग। क्वेश्चन 22, monomer Z is used to make polychloroethene. What is monomer Z? अच्छा, अब हमें पॉलीमर का स्ट्रक्चर दिया है और वहां पे देख रहे हैं कि भाई इसमें मोनोमर कौन सा होगा, तो मोनोमर जो है पॉलीक्लोरोईथीन, तो आप इसमें देखें कि पॉलीक्लोरोईथीन हमारे साथ किससे बनेगा, सो यू कैन सी CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड Cl, दिस इज वाइनिल क्लोराइड या क्लोरोईथीन, और ये पॉलीमराइज होके आपको ये पॉलीमर देगा, सो चॉइस सी इज मैचिंग। 23rd, द अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम शोन बिलो वाज ऑब्टेन्ड फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग मेटल, ट्रांजिशन मेटल का एक वो आयन है, वेयर M इज ए ट्रांजिशन मेटल, प्रिडिक्ट द मेजर कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखें इस स्पेक्ट्रम को, स्पेक्ट्रम पे अगर आप देखोगे तो 400 पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो गई है, फिर जाके एब्जॉर्प्शन 500 पे बिल्कुल ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, फिर 600 पे थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन है और फिर जाके 800 तक, इस तरह से। तो कहते हैं कि इसमें मेजर कलर कौन सा हमें दिखाई देगा, तो मेजर कलर जो हमें दिखाई देगा तो एटलीस्ट ये वैल्यू याद होनी चाहिए 400 से अप टू इस, तो वो जो है विबग्योर, तो यहां पे 400 पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो मेजर कलर वॉयलेट एब्जॉर्ब होगा, सो वॉयलेट इज द चॉइस विच इज डी। क्वेश्चन 24 में के सैंपल ऑफ क्लोरीन कंटेनिंग आइसोटोप मास 35 37 एनालाइज्ड इन ए मास स्पेक्ट्रोमीटर, हाउ मेनी पीक्स कॉरेस्पॉन्ड टू क्लोरीन प्लस वर रिकॉर्डेड। तो देखिए मास स्पेक्ट्रम में जो पीक्स बनेंगे, ये सपोज 0 है और इस तरह से इधर एटॉमिक मास, जितने आइसोटोप होंगे उतने ही पीक्स भी बनेंगे, तो क्लोरीन 35
और क्लोरीन 37. तो you will get 2 peaks for 2 isotopes. So over here choice A, 2 peaks. 25th, an infrared spectrum shown a broad peak at 3000 to 90 per centimeter and a strong peak at 1710 per centimeter. Which substance could have produced this spectrum? अब ये नहीं है कि मुझे तो ये वैल्यू याद नहीं है कि कौन सा पीक कहाँ पे होगा, मुश्किल से याद होते हैं, तो उन्होंने क्लू देने के लिए नीचे एक टेबल में वैल्यूज भी दी हैं, साथ में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम भी दिया है. तो 3000 पे जो पीक अपीयर होगा वो OH का पीक होगा अप टू 3590 पर सेंटीमीटर, OH का पीक होगा. और फिर 1710 पे जो अपीयर होगा वो कार्बोनाइल पीक होगा, दैट इज द कार्बोनाइल पीक. तो अब देखते हैं कि चॉइसेस में ये किससे मैच करता है. तो प्रोपेन 2-ओल नहीं, ये तो अल्कोहल हुआ कि अल्कोहल में सिर्फ OH का पीक नजर आएगा, कार्बोनाइल का नहीं आएगा. इधर कार्बोनाइल भी है, तो चॉइस ए इज नॉट आवर चॉइस. मिथाइल प्रोपेनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट में अब क्योंकि वो एस्टर है, कार्बोनाइल पीक होगा लेकिन आगे O कार्बन वाला पीक नहीं है. फिर है प्रोपेनोइक एसिड. यस, प्रोपेनोइक एसिड इज द चॉइस, क्योंकि जब कार्बोनाइल ग्रुप के साथ OH लग जाए तो फिर ये कार्बोक्सिल ग्रुप बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड. सो प्रोपेनोइक एसिड इज द चॉइस, चॉइस सी. क्वेश्चन 26. Question 26 में limestone calcium carbonate has been used in a building material for thousands of years. In the present 100-year, many limestone buildings have begun to suffer damage. This is the cause of this damage. तो आपको बस ऑटोमेटिकली जहन में आना चाहिए कि पोल्यूशन वाला डैमेज है. तो पोल्यूशन वाला डैमेज सिंगमरमर को जो होता है तो वो एसिड रेन से होता है. तो चॉइसेस में देखें कि कहीं पे एसिड रेन का क्लू मिल रहा है. सो यस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम फॉसिल फ्यूल कॉजिंग एसिड रेन्स, और वो एसिड रेन कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व करेगा. तो इस तरह से उस टर्म को कहते हैं स्टोन कैंसर. तो चॉइस डी इज करेक्ट. 27th, during the determination of empirical formula by combustion analysis, the order of various steps to be performed will be. यानी जब हम वो परसेंटेज कंपोजिशन मालूम करते हैं, परसेंटेज को फिर मोल रेशो में, मोल रेशो को फिर एटॉमिक रेशो में, एटॉमिक रेशो फिर होल नंबर में, और फिर जाके आपको मिलेगा एम्पेरिकल फार्मूला. तो इस तरह से तरतीबवार ये स्टेप्स आपको चॉइस डी में मिलेंगे. 28th, The following NMR spectrum correspond to. अच्छा, NMR स्पेक्ट्रम है, ये 0 TMS हुआ, और एक पीक आपको राउंड अबाउट 1 के करीब दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा पीक आपको 5 से थोड़ा ऊपर जाके आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ 3, 2 है, 3 है, और इधर दिखाई दे रहा है. अच्छा, अब हमारे कोर्स में तो ये नहीं है कि कौन सा पीक कहां पे अपीयर होगा, यानी उसकी पोजीशन क्या होगी, लेकिन अब यहां पे क्लू क्या है. इसमें 2 पीक्स बन रहे हैं. तो जो चॉइस जिसमें 2 टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे तो वो 2 पीक बना के देंगे. तो इस तरह चॉइस इसमें ढूंढ लें. तो ब्यूटेनोइक एसिड को देखें, दैट इज CH3, CH2, CH2 एंड COOH. अब इसमें 4 पीक्स बनेंगे. ये A प्रोटॉन OH वाला, CH2B, फिर CH2C और ये D. ये तो नहीं है, 2 पीक वाला हमारा चॉइस होगा. आगे देखोगे तो डाई इथाइल ईथर, तो C2H5 CH2 ओपन स्ट्रक्चर से लिख दोगे तो और इजी हो जाएगा. CH3 CH2O CH2 एंड CH3. अब यहां पे देखें, ऑक्सीजन से कनेक्टेड जो दोनों CH2s हैं ये सिमिलर पीक्स हैं, इक्विवेलेंट पीक्स हैं. तो ये आपको मिलेंगे A पीक्स. और फिर जो CH3 लेफ्ट राइट पे है
तो वो आपको दे जाएगी बी पीक। तो मीन्स कि ये जो है हमें 2 पीक देगा और स्पेक्ट्रम में भी 2 पीक हमें नजर आ रहे हैं। सो दिस इज द करेक्ट चॉइस, डाई इथाइल ईथर। Question 29th. Modern cars are fitted with catalytic converter to remove monoxide, unburned hydrocarbon and oxide of nitrogen from exhaust gases. Okay, which of these pollutant gases are removed by oxidation? तो देखें वो कह रहे हैं कि वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करेगा, साथ में अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को रिमूव करेगा, ये हुआ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, और फिर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी NOx को रिमूव करता है। कहता है कि इन तीनों में से विच ऑफ दीज पॉल्यूटेंट गैसेस आर रिमूव्ड बाय ऑक्सीडेशन, यानी कैटालाइटिक कन्वर्टर इनमें से किसका ऑक्सीडेशन करके कन्वर्ट कर लेता है इनको नॉन पॉल्यूटेंट प्रोडक्ट्स में। तो लुक एट दिस, कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, तो मीन के ऑक्सीडेशन हो गई है कार्बन मोनोऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। इसी तरह जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है उनको ये फर्दर जलाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी भी हो गई है ऑक्सीडेशन। जबकि NOx की ये रिडक्शन करता है, इनको नाइट्रोजन में और साथ ऑक्सीजन में रिमूव कर जाता है। तो मीन के 1 और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इनकी वो ऑक्सीडेशन करता है, एंड इट इज टू मैचिंग टू चॉइस ए 1 और 2। क्वेश्चन 30. The emission from power station contains about 14 tons of sulfur dioxide per hour from the oxidation of ferrous sulfide contaminated in coal. What is the most easy way of preventing the sulfur dioxide acidic from being released into the atmosphere? यानी सपोज करें ये वो कारखाना है जिसमें FeS2 जलाया जाता है और जलने के दौरान ये सल्फर डाइऑक्साइड कितने टन प्रोड्यूस कर रहा है, 4 टन पर आवर। अब वो कहते हैं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर जाने से हमने रोकना है, तो कौन सी तरीके से इसको हम ट्रैप कर सकते हैं। तो पहला लिखा है कि बाय कूलिंग द गैस टू लिक्विफाई सल्फर डाइऑक्साइड एंड बी रिमूव्ड। चले, सल्फर डाइऑक्साइड कूलिंग से तो रिमूव होगा, लेकिन फिर उसको हम स्टोर करेंगे, और क्यों स्टोर करेंगे, तो इस वजह से ये उसका प्रॉपर मेथड नहीं होगा। दूसरा, डिसॉल्विंग द आयोनिक FeS इन हेक्सेन। तो रिमेंबर, आयोनिक कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन हेक्सेन, ये भी नहीं है। चॉइस सी देखें, पासिंग द एमिशन थ्रू ए बेड ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यस, ये करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, बेसिक है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिडिक है, तो इनका रिएक्शन होके कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फाइड बनेगा, तो फिर ये एक साल्ट हुआ जिसको हम बतौर फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड के जो हार्मफुल इफेक्ट थे वो सल्फर डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ इनटू ए बेनिफिशियल कंपाउंड। और आखिर में पासिंग थ्रू चारकोल टू एब्जॉर्ब सल्फर डाइऑक्साइड। बस ठीक है, चारकोल भी एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अब भी ख़त्म नहीं हुआ, वो चारकोल से फिर बाहर निकल के या कहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सो प्रॉपर चॉइस इज सी, जिसमें इस एसिडिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड की मदद से ट्रैप करके हासिल किया जाता है। क्वेश्चन 31. Which gas cannot be removed from the exhaust gases of a petrol powered car by its catalytic converter? तो कहते हैं कि जो कार में कैटालाइटिक कन्वर्टर है वो कौन सा गैस रिमूव नहीं कर पाएगा। तो वो देखें जो पॉल्यूटेंट ना हो। तो जो पॉल्यूटेंट नहीं है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब जलेगा कंप्लीट कंबस्शन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलेगा, उसका जो कन्वर्टर है इसको फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकता। सो चॉइस ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 32 में है कि ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम द वेरियस फ्रैक्शंस आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट
ठीक. The correct order on the basis of carbon atom that separate consecutively is, तो देखें जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवापोरेट होगा, और किसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जिसमें कार्बन एटम कम होंगे. तो इस तरह से वो ऑर्डर दे रहे हैं और एरो दिया है. तो चॉइस ए में एरो दिया है कि पहले C18 वाला अलग होगा. नो, ये नहीं होगा, बल्कि कम कार्बन वाला. तो कम कार्बन वाला जिससे ये शुरू होता है, कार्बन 1 टू कार्बन 4 अलग होगा. फिर उसके बाद कार्बन 5 टू कार्बन 7, फिर कार्बन 8 टू 10, फिर 15 टू 18, और फाइनली 18 टू 20. सो चॉइस बी इज करेक्ट. क्वेश्चन 33. The important condition of photochemical smog is, अच्छा photochemical smog, उसमें ओजोन दिया है, पान दिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया है, all of the above. No, not all of the above. पान, चॉइस बी, ये photochemical smog है. क्वेश्चन 34. क्वेश्चन 34 में क्लोरीन एटम इन द अपर एटमोस्फेयर causes the breakdown of ozone. Which statement about these chlorine atoms are correct? तो उन्होंने दो रिएक्शन दिए हैं और कहते हैं कि इन दो रिएक्शन में द क्लोरीन एटम एक्ट इज ए कैटलिस्ट. दूसरा कहते हैं कि द क्लोरीन एटम आर फ्री रेडिकल्स, और तीसरा कहते हैं कि द क्लोरीन एटम आर फाउंड बाय हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन. नहीं, क्लोरीन एटम बनते हैं बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, और वो कैटलाइजेशन करते हैं ओजोन डिप्लीशन को, और क्लोरीन एटम इसमें बतौर फ्री रेडिकल काम कर रहे हैं. सो 1 and 2 आर करेक्ट चॉइसेस. चॉइस बी, क्योंकि वो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में एनाइन और केटाइन बनेगा, इधर फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन में बनेगा. क्वेश्चन 35 में है कि द फार्मूला ऑफ पार्ट ऑफ द चेन ऑफ ए सिंथेटिक पॉलीमाइड इज शोन बिलो. आइडेंटिफाई द मोनोमर्स यूनिट्स फॉर दिस पॉलीमर. तो ये इस पॉलीमर को अगर आप देखोगे तो ये फिर एक नायलॉन है जिसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई अमीन मिल रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक बेंजीन रिंग भी मौजूद है. सो चॉइस डी इससे मैच कर रहा है. द 36. The following IR spectrum corresponds to. अच्छा, मंदर जजील IR स्पेक्ट्रम दिया है, और देखें उसको, आपको पीक्स मिल रहे हैं, और साथ में दिया भी है कि ये पीक जो है फलां का पीक है, कार्बोनाइल कार्बन का है, इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का है. तो अगर आप इस तरह देखोगे तो इन पीक्स से रिलेटेड हमें मिलेगा कि ये ब्यूटाइरल डिहाइड है, क्योंकि कार्बोनाइल पीक भी मौजूद है और साथ में कार्बन हाइड्रोजन पीक भी मौजूद है. ब्यूटेनोइक एसिड नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल पीक है लेकिन हाइड्रोक्सल पीक मौजूद नहीं है. ब्यूटेनॉल, उसमें तो हाइड्रोक्सल होगा तो वो पीक नहीं है. ब्यूटेन, उसमें कोई पीक इस तरह में नहीं मिल रहा. सो दिस इज ब्यूटाइरल डिहाइड. चॉइस ए. 37th. Some uses of chlorine and bromine are given. Which is the commercial use of bromine? यानी एरोसोल वगैरह में इसकी इस्तेमाल करते हैं. तो उसमें यूजेस लिखा है कि मेकिंग ब्लीचेस फॉर टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री. नहीं, उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल होता है. मेकिंग CFCs, यस, उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल होता है. मेकिंग फ्लेम रिटार्डेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर, यस, तो फ्लेम रिटार्डेंट और फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे ब्रोमीन और उसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं. सो चॉइस सी इज करेक्ट. क्वेश्चन 38. क्वेश्चन 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो कहते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट. प्रोटॉन स्पिन एंड इट्स एनवायरनमेंट, ये NMR देता है. बॉन्ड वाइब्रेशन, ये IR देता है. मास टू चार्ज रेशियो, ये बाय डिफ्लेक्शन बाय मैग्नेट, तो ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री में होती है. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अकर इन अल्ट्रावायलेट विजिबल. चॉइस डी. 39. During chemical analysis of a compound containing carbon, hydrogen and oxygen, H2O produced is absorbed by.
तो रिमेंबर H2O जब वहां से कंबस्शन के दौरान निकलेगा तो कोई हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, वाटर एब्जॉर्बर या कोई डिलिक्विसेंट सब्सटेंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको रखने के लिए। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादातर याद करनी पड़ेंगी और हमारे कोर्स में मैग्नीशियम पर क्लोरेट ही दिया है और वो चॉइस में भी मौजूद है। सो चॉइस ए इज करेक्ट कि ये पानी को एब्जॉर्ब करेगा। क्वेश्चन 40, A compound contains 6 atoms of carbon per molecule. The percentage of carbon in this compound is 40%. The molecular mass of the compound will be, okay, formula ये कि percentage is equal to atomic mass of the element multiplied atomicity divided by formula mass या molar mass multiplied 100। अब इसमें जो हमें दिया है कि इस कंपाउंड में 6 एटम ऑफ कार्बन होते हैं, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, एटॉमिसिटी 6 दी है और फिर कहते हैं कि इसकी परसेंटेज कार्बन जो है वो 40% है और इसका मोलर मास मालूम करें इनटू 100। ठीक, तो ये सब कुछ सॉल्व करके आसानी से जो हमें मिलेगा तो 180 मिलेगा। मींस कि दिस इज ग्लूकोज और ग्लूकोज में C6 बतौर कार्बन मौजूद होते हैं। वो फ्रक्टोज में भी है। इन्होंने जस्ट ये कहा है कि कंपाउंड, ये नहीं कहा कि फ्रक्टोज के या ग्लूकोज। सो चॉइस डी 180, चॉइस डी। जब ये सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपको मोलर मास 180 मिल जाएगा। 41 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस NMR स्पेक्ट्रम विद मोर देन 1 पीक। तो जिसमें ज्यादा नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे वो एक से ज्यादा पीक देगा। तो मीथेन, उसमें सारे इक्विवेलेंट प्रोटॉन, इथेन उसमें भी इक्विवेलेंट प्रोटॉन, ब्यूटेन, अब ब्यूटेन में इक्विवेलेंट प्रोटॉन सारे नहीं है, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। लेफ्ट राइट पे दोनों CH3 सेम है तो इनका एक पीक बन जाएगा और जो दरमियान में CH2 CH2 हैं ये आपस में सेम है तो ये B प्रोटॉन हुए तो इनका दूसरा पीक बनेगा। तो ये हमें 2 पीक बना के देगा। फिर साइक्लोब्यूटेन, तो उसमें भी सारे प्रोटॉन इक्विवेलेंट हैं, सेम एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। क्वेश्चन 42, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ NMR स्पेक्ट्रा आर देयर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अच्छा, कंपाउंड ड्रा करके दिया है कि CH3 है, CH2 है, फिर जाके CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है और फिर इधर OH है। तो 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड दिया है। अब कहते हैं कि इसमें कितने पीक्स बनेंगे, तो देखेंगे इसमें कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। ये प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ा है तो ये डिफरेंट हुआ क्योंकि और कोई हमें प्रोटॉन ऑक्सीजन से जुड़ के नहीं मिल रहा। ये CH2 और दूसरा CH2 यूं तो दिखाई दे रहे हैं कि सेम CH2 हैं लेकिन इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। ये राइट की तरफ कार्बोनाइल कार्बन से बॉन्डेड है और ये CH2 जो है वो CH3 से बॉन्डेड है, तो दोनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट हुआ तो ये B प्रोटॉन हुए, ये C प्रोटॉन हुए और जबकि मिथाइल जो है वो हमारे पास हुआ D प्रोटॉन। तो मीन्स कि ये 4 पीक्स बना के देगा। सो चॉइस इज 4 पीक, दैट इज मैचिंग D। क्वेश्चन 43 में द पाथ ऑफ आयंस आफ्टर डिफ्लेक्शन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर डिपेंड्स ऑन। तो वो आयन जो अलग अलग कतार में जाना शुरू कर देते हैं तो वो चार्ज टू मास रेशियो पे डिपेंड करते हैं। ठीक, तो बोथ द चार्ज एंड मास ऑफ द आयन, सो दैट इज चॉइस सी। 44th, the portion of atmosphere closest to our earth is, very simple question, तो troposphere, troposphere choice C। 45th, tertiary butyl alcohol in 2-methyl propane 2-ol produces dash peaks in the NMR spectrum respectively। अच्छा, तो tertiary butyl alcohol, you have to draw 3 carbon chain
and containing another carbon, तो ये हुआ tertiary carbon and it is bonded to hydroxyl group, तो ये tertiary butyl alcohol हुआ। और जो दूसरा दिया है 2-methyl propane 2-ol, तो वो भी इसी का आयुपेक नाम है, तो यही स्ट्रक्चर उसका भी होगा, यानी दोनों सेम कंपाउंड के नेम हैं। जिस तरह यहां पे आप देखोगे कि कितने पीक ये देगा, तो पहले इसमें प्रोटॉन देखो कि कितने टाइप ऑफ प्रोटॉन इसमें है। तो आप यहां पे देखोगे कि H जो ऑक्सीजन के साथ है इसका डिफरेंट एनवायरनमेंट है, और बाकी जितने भी CH3s हैं दे आर बॉन्डेड टू कार्बन एंड द कार्बन इज बॉन्डेड टू OH ग्रुप, तो मीन कि ये सारे हमारे पास B प्रोटॉन देंगे B। तो इस तरह से टोटल 2 पीक देगा ये टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो 2 and 2 यानी वो दूसरा भी टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, जस्ट उसका आयुपेक नेम दिया है। सो चॉइस डी इज करेक्ट कि दोनों जो हैं वो 2 पीक्स देंगे। नेक्स्ट इज 46 में कहते हैं कि बियर्ड लैम्बर्ट लॉ इज एप्लीकेबल इन, तो कहां पे ये पढ़ा था बियर्ड लैम्बर्ट लॉ? जाहिर बात है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, सो चॉइस अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। 47th में कहते हैं कि क्रोमोजिन इज द पार्ट ऑफ ए डाई दैट, तो डाई के 2 हिस्से थे मेन, क्रोमोजिन और क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर या क्रोमोजिन ये कलर प्रोड्यूस करता है और ऑक्सोक्रोम उसको सरफेस से जोड़े रखता है। सो गिव कलर टू द सरफेस, दैट इज चॉइस सी। 48 में ए पॉल्यूटेंट इफेक्ट्स बिकम्स मिनिमम व्हेन स्प्रेड इन, यानी एक पॉल्यूटेंट जो रिलीज होता है तो उसके इफेक्ट्स बिकम्स मैक्सिमम, ज्यादा हो जाते हैं जब किस में स्प्रेड हो जाए? लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर या ऑल। सो इट इज हाइड्रोस्फेयर, क्योंकि पानी अगर यहां का पानी है तो वो बहता हुआ काफी जगहों पे पहुंच सकता है। लिथोस्फेयर तो है द लैंड ऑन अर्थ, बायोस्फेयर द लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। तो एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर ये पूरी दुनिया में मुश्तरक हैं, अलग अलग नहीं है। जो हवा में हम सांस ले रहे हैं वही हवा ऑक्सीजन नाइट्रोजन दूसरी जगहों पर भी है, और इसी तरह पानी। तो हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर में अगर कोई पॉल्यूटेंट छोड़ा जाए तो वो मैक्सिमम हार्मफुल इफेक्ट काज करेगा। 49th में कहते हैं कि BOD इज ए पैरामीटर यूज्ड टू चेक, तो ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन वाटर, सस्पेंडेड सॉलिड इन वाटर, माइक्रोब्स इन वाटर या टर्बिडिटी इन वाटर। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन कि ये इस पानी में कितने माइक्रोब्स हैं, वो कितना ऑक्सीजन इस्तेमाल करके हमें बता सकते हैं कि इतने माइक्रोब होंगे। तो ये चेकिंग माइक्रोब्स इन वाटर, चॉइस सी। क्वेश्चन 50 में फिर एक दिया है कि CH2 CH2OH, CH3 CH2 और OH इथाइल अल्कोहल दिया है, विल प्रोड्यूस द डैश पीक मोर डाउन फील्ड। अच्छा, अब यहां पे देखें OH का ए पीक हुआ, CH2 का दूसरा पीक हुआ और CH3 का तीसरा पीक हुआ। अब डाउन फील्ड और अप फील्ड ये 0 TMS और इधर ये 12, जो पीक 12 की तरफ बनेगा तो ये कहलाता है डाउन फील्ड, और जो 0 की तरफ बनेगा दैट इज नोन एज अप फील्ड। तो जो डी शील्डेड प्रोटॉन्स होंगे वो बनते हैं डाउन फील्ड की तरफ, और जो शील्डेड प्रोटॉन है वो बनते हैं अप फील्ड की तरफ। अब शील्डेड और डी शील्डेड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से बॉन्डेड होगा वो डी शील्डेड प्रोटॉन होगा, उससे जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो खींचा होगा उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने,
और जो मैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे वो उसके प्रोटॉन को इजीली स्पिन करेंगे, फ्लिप करेंगे, तो OH पीक जो है वो बनेगा डाउन फील्ड. सो यहां पे OH पीक, दैट इज चॉइस ए. 51. में द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर विद हाईएस्ट एल्टीट्यूड. अच्छा, एटमॉस्फेयर के 4 हिस्से हैं, तो कहा जाता है कि कौन सा जो है वो ज्यादा एल्टीट्यूड यानी ज्यादा फासले तक ऊपर गया है. तो ट्रोपोस्फेयर 11 किलोमीटर तक है, स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर, फिर मीजोस्फेयर अप टू 85 किलोमीटर, और फाइनली थर्मोस्फेयर जो है अप टू 500 किलोमीटर. सो चॉइस डी, थर्मोस्फेयर का एल्टीट्यूड सबसे ज्यादा है. 52. केरोसिन ऑयल इज द फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम कंटेनिंग. तो केरोसिन ऑयल, रिफाइनरी गैसेस वगैरह, तो ये किस फ्रैक्शन को हम कहेंगे जिसमें कितने कार्बन हो. तो रिमेंबर, कार्बन 11 से कार्बन 15 तक ये केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल कहा जाता है. दैट इज चॉइस बी. 53rd में विच वन इज सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कौन सा पॉलीमर सिंथेसाइज किया जाता है, नेचुरली मौजूद नहीं है. सो सेलुलोज ये नेचुरली होता है. रबर, यस रबर ट्री होती है. पॉलीइथीन इज द सिंथेटिक पॉलीमर, दैट इज चॉइस सी. 54. विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज NMR इनएक्टिव. NMR इनएक्टिव. अच्छा, वो न्यूक्लियाई जिसमें हमें स्पिन क्वांटम नंबर 0 मिलेगा तो वो NMR इनएक्टिव होगा. ठीक, और अगर स्पिन क्वांटम नंबर -102 +102 मिलता है तो वो इनएक्टिव नहीं होगा. तो स्पिन क्वांटम नंबर कब 0 होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो. तो एक जो होगा -1/2, दूसरा +1/2, सो यू विल गेट 0. तो इसी तरह प्रोटॉन भी बैलेंस्ड होंगे, इवन होंगे. तो रिमेंबर, जो एटम इवन एटॉमिक नंबर रखता है, इवन एटॉमिक नंबर या इवन मास नंबर, तो वो NMR इनएक्टिव होंगे. तो अब देखें कि कौन ऐसा एलिमेंट दिया है जो इवन एटॉमिक नंबर या मास नंबर रखता है. तो चॉइस ए में ऑक्सीजन 16, 8, यस, इसके इवन एटॉमिक नंबर मास नंबर हैं, तो ये NMR इनएक्टिव होगा. अगला कार्बन 13 है, तो ऑड एटॉमिक मास रख रहा है तो वो नहीं होगा, वो NMR एक्टिव होगा. प्रोटॉन भी NMR एक्टिव है. ऑल ऑप्शन दिया है तो ऑल में ही नहीं सेलेक्ट, तो यू हैव टू सेलेक्ट चॉइस ए इन 54. द नेक्स्ट इज 55th. 55th में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन ट्रोपोस्फेयर. अच्छा, ट्रोपोस्फियर में कौन सा रिएक्शन नहीं हो रहा. तो चॉइस ए में कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड, यस ये तो होता है. नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ मिलके HNO3, यस ये भी बनाते हैं. CFC टूट के क्लोरीन फ्री रेडिकल और CFC फ्री रेडिकल, नो ये ट्रोपोस्फियर में नहीं होता, ये ऊपर ओजोन लेयर में होता है. सो चॉइस सी इज नॉट टेकिंग प्लेस इन ट्रोपोस्फियर. 56th में के सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन विल अकर एट सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन. रिमेंबर, सिग्मा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा. तो शॉर्टर वेवलेंथ हम इस्तेमाल करेंगे इन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए, और वो शॉर्टर वेवलेंथ हमें अल्ट्रा वायलेट रीजन में मिलेगा. तो अल्ट्रा वायलेट रीजन जो है लेस देन 200 अप टू 400, ये अल्ट्रा वायलेट है, लेकिन यहां पे कि लेस देन 200 पे हमें ये ट्रांजिशन मिलेगा, एंड दैट इज मैचिंग चॉइस ए. 57th, द pollutant days that causes shortness of breath, यानी
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दम घुटना जिसको कह सकते हैं, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ बहुत एफिनिटी रखता है, तो हेमोग्लोबिन को ब्लॉक कर देता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है, तो इस तरह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ काज होता है. सो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड चॉइस ए. 58th, NMR ऑपरेट्स ऑन. NMR जो है एक्सरेज इस्तेमाल करके ऑपरेट होता है, गामा रेज, विजिबल या रेडियो वेव्स. सो रेडियो वेव्स आर द सोर्स फॉर NMR. So choice D. 59th, industrial chemistry deals with the production of polymers, dyes, pesticide, all. Choice D is correct. Or question 60. Greenhouse effect means rise of temperature in the greenhouses, global warming, melting of glacier poles, none of these. अब यहां पे देखोगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से राइज ऑफ टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स भी होगा. तो ये एक बेस्ट चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू है जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि टेम्परेचर का बढ़ जाना, आइस का मेल्ट वगैरह होना, तो इसी से सारे रिलेट कर रहे हैं. सो ग्लोबल वार्मिंग, चॉइस बी इज करेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच. सी यू नेक्स्ट टाइम. Wishing you best of luck. Thank you.